हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज देखेंगे ईवीएस का पार्ट 5 और पार्ट 1, 2, 3, 4 करवा चुकी हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। पहला प्रश्न है, खामरीकरण एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है शर्करा को अल्कोहल बदलने में, बी है खमीर ईस्ट को अल्कोहल बदलने में, सी है शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की, डी है खमीर ईस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शर्करा को अल्कोहल बदलने में खामरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। तो अगर खामरीकरण की बात करें तो ये यूज होता है जैसे कि पावरोटी बन रहा है या बिस्किट बन रहा है, इसी में इसका यूज किया जाता है और खामरीकरण को ही किण्वन भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे ऑप्शन ए है बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, बी है खेल के नियमों का पालन करते हैं, सी है वयस्कों द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं, डी है विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वच्छंद खेल ऐसे खेल होते हैं जहां पर बच्चे बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो स्वच्छंद खेल का मतलब होता है जब बच्चे अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का महसूस करते हैं, वही स्वच्छंद खेल होता है। तीसरा प्रश्न है, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। ऑप्शन ए है सूर्य का प्रकाश, बी है वायु, सी है नमी, डी है मध्यम ताप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य का प्रकाश, क्योंकि इसमें पूछा है बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में होता है। तो अगर जिसकी अनुपस्थिति होना जरूरी है तो वो सूर्य का प्रकाश है। अगर उपस्थिति की बात करें तो उसके लिए जरूरी है वायु, नमी और मध्यम ताप। इन तीनों का बहुत ज़रूरी होता है बीजों के अंकुरण के लिए। और अगर बात करें बीजों का अंकुरण के लिए कितने डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है, तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और बीजों का जो अंकुरण होता है उसके लिए जल और ऑक्सीजन की बहुत ही आवश्यकता होती है। ठीक है, वायु, नमी और ताप की आवश्यकता के साथ साथ जल, ऑक्सीजन भी बहुत ज़रूरी है। और चौथा प्रश्न है, पाउष्टिकृत दूध को लगभग डॉट तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। ऑप्शन ए है 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, बी है 3 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, सी है 5 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर, डी है 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर। तो पाउष्टिकृत दूध को लगभग 15 से 30 सेकेंड के लिए और 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर बात करें कि दूध को पाउष्टिकृत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसका आवश्यकता इसलिए पड़ता है जिससे दूध को हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाया जा सके। अगर बात करें कि पाउष्टिकृत दूध की जो विधि है वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो लुईस पास्चर के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। पांचवा प्रश्न है, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे किसमें वर्गीकृत किया जाता है। ए है आरोही लता, बी है बिसर्पी लता, सी है झाड़ी, डी है शाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिसर्पी लता। तो कुछ पौधों के तने इतने कमज़ोर होते हैं कि वो अपने आप में खड़े नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे पौधों के उदाहरण में लें तो ये हो जाते हैं कद्दू, लौकी, तरबूज, खरबूज। ऐसे ही पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, ज़मीन पर ही फैलते रहते हैं। तो जिन्हें वर्गीकृत किया गया है तो बिसर्पी लताओं में वर्गीकृत किया गया है। अगर आरोही लता की बात करें तो ये ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। और अगर ऐसे पौधों को उदाहरण के तौर पर देखें तो ये पौधे होते हैं अंगूर, खीरा, मनी प्लांट आदि ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें आरोही लता के श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। छठवां प्रश्न है, अंगुलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो ऑप्शन ए है सुन नहीं सकते, बी है बोल नहीं सकते, सी है देख नहीं सकते, डी है छू नहीं सकते। तो ऑप्शन सी होगा सही, इसका उत्तर देख नहीं सकते। तो जो ऐसा होता है कि अंगुलियों से छू करके एवं महसूस करके पढ़ा जाता है तो वो ब्रेल लिपि होता है। अगर ब्रेल लिपि की बात करें, ब्रेल लिपि जिसे छू करके महसूस करके पढ़ा जाता है ब्रेल लिपि को, और ब्रेल लिपि की खोज जो किए थे वो लुई ब्रेल ने किया था खोज इसकी, और 1821 में इसका खोज इन्होंने किया था। सातवां प्रश्न है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी हो जाती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल
घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न हो जाता है। यहाँ पे ताप है, इसीलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया होती है तब वो धीमी हो जाती है, और जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है तो वो क्षेत्रफल घटता है और वायुमंडल का जो ताप है वो निम्न हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर वाष्पन की बात करें तो जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है उसे ही वाष्पन कहते हैं। 8वां प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली न्याय नृत्य है। ऑप्शन ए है स्वांग, बी है भगोरिया, सी है पटकी, डी है लावनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वांग। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है स्वांग। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, पौधों के भागों तथा उनके कार्य भूमिकाओं को नीचे बताया गया है। सबसे उपयुक्त कथन है। ए है जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं, बी फल परागण में सहायता करते हैं, सी फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, डी पत्ते पौधों के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। ऑप्शन ए है मिजोरम और लक्षद्वीप, बी है झारखंड और छत्तीसगढ़, सी है लद्दाख और पुदुचेरी, डी है जम्मू कश्मीर और नागालैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख और पुदुचेरी। तो लद्दाख और पुदुचेरी ऐसे राज्य हैं जो संघ शासित प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश एक ही नाम है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन दीव, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी ऐसे राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगर संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें जिसमें केंद्र सरकार का शासन होता है, ऐसे ही देश को संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो अगर हम देखें ऑप्शन ए मिजोरम और लक्षद्वीप, तो यहाँ लक्षद्वीप तो केंद्र शासित प्रदेश है, परंतु मिजोरम जो है वो एक अपना राज्य है। अगर झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये दोनों ही राज्य हैं। जम्मू कश्मीर और नागालैंड की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और नागालैंड एक अपना ही राज्य है, इसलिए ये लद्दाख और पुदुचेरी दोनों ही केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश है। 11वां प्रश्न है, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी जिसका नाम है, ए है बनारसी, बी है कलमकारी, सी है नौवारी, डी है जामदानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौवारी। तो जो नौवारी साड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र का बना हुआ है, और ये महाराष्ट्र में जो दुल्हनें होती हैं, औरतें होती हैं, वो किसी समारोह पर या फिर त्योहारों पर, जैसे गणेश चतुर्थी हो गया, गुड़ी पाड़वा हो गया है, ऐसे त्योहारों पर ये नौवारी साड़ियाँ पहनती हैं। अगर बनारसी की बात करें तो ये जो बनारसी साड़ियाँ हैं वो वाराणसी में फेमस साड़ियाँ हैं। अगर कलमकारी साड़ियों की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश। अगर जामदानी साड़ियों की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। बारहवां प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु है। ऑप्शन ए है लड़कों के लिए 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 वर्ष। ऑप्शन बी है लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष। ऑप्शन सी है लड़कों के लिए 21 वर्ष, लड़कियों के लिए 21 वर्ष। ऑप्शन डी है लड़कियों के लिए 21 वर्ष, लड़कों के लिए 25 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया है उसके अनुसार न्यूनतम विवाह के लिए तो वो लड़कियों के लिए 18 वर्ष है और लड़कियों के लिए 21 वर्ष है। 13वां प्रश्न है, रेजा कहती हैं वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती हैं, उसे अपनी माँ की तरह घर संभालना और बच्चों की देखभाल करनी है, को संबोधित करने हेतु उपयोगी रहेगा। ऑप्शन ए है समूह चर्चा, बी है चलचित्र प्रदर्शन, सी है भूमिका निर्वहन, डी है खेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समूह चर्चा। तो जब आप एक शिक्षक हैं, अगर आप बच्चों के साथ इस बारे में समूह चर्चा कर रहे हैं, मतलब साथ में ले करके सबको ये चीज़ बताएंगे कि ऐसा नहीं होता है कि आप बच्ची हो तो आप बच्चों जैसा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लड़के और लड़कियां समान हैं। आप भी ट्रक चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप भी। तो इस तरीके से ये जेंडर रूढ़िबद्धता को ख़त्म करेगा, और इसके लिए आप जब समूह चर्चा लड़के और लड़कियों को बैठा कर करेंगे तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। बी है प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना। सी है एक पास सैर करना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना। डी है विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई बगीचा विकसित करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य है वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, कक्षा 2 में या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है। इसलिए आप ऑप्शन ए है साथियों को इस संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। ऐसा नहीं है। परिवहन के महत्व पर उन्हें कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे। ऐसा नहीं है। डी है परिवहन के उपयोगों का अर्थ निकालने के लिए समाचार पत्र का लेख पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे, उनके अनुभव से निष्कर्ष निकालेंगे। पर्यावरण विद्यार्थियों के यात्रा की थीम परिवहन प्रकरण को यह सटीक सबसे सही उत्तर देता है। ऑप्शन सी। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है। ए है मानव व्यवहार पारिस्थितिक तंत्र में सामंजस्य। बी है लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा। सी है पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया। डी है पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के लिए सबसे उपयुक्त व्याख्या है। 18वां प्रश्न है, ईबीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। ए है वास्तविक जीवन पर आधारित विद्यार्थियों के लिए आनंददायक। बी है किसी भी समय अवधि का। सी है प्रकृति के केवल शिक्षा अभिमुख। डी है केवल पाठ्य पुस्तक में दी गई सामग्री पर केंद्रित। तो देखिए ऑप्शन बी है किसी भी समय अवधि का। ऐसा नहीं है कि किसी भी समय क्रियाकलाप आप कर लीजिए। प्रकृति के केवल शिक्षक अभिमुख, तो जहाँ पे केवल आ जाए ये निगेटिव वर्ड है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल पाठ्य पुस्तक, तो केवल पाठ्य पुस्तक में दी गई सामग्रियों पर केंद्रित नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये भी गलत है। सबसे सही उत्तर ऑप्शन ए है, वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक ईबीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सा तकनीक का उपयोग होता है। ए है अवलोकन। बी है दत्त कार्य। सी है जांच सूची। डी है लिखित प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवलोकन। तो रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए है विषयगत अवधारणा की समझ का विकास। बी है प्रायोगिक गतिविधि की समझ का विकास। सी है अवलोकन खोजबीन पर तर्क निष्कर्ष क्षमताओं का विकास। डी है विवेक के आधार पर सही गलत को तय करने की क्षमता का विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवलोकन खोजबीन पर तर्क व निष्कर्ष क्षमताओं का विकास पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन दोस्तों, कमेंट कीजिएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।